ये हम एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसे किस तरह से लिखे। ठीक है, तो ये ऐसे पूछा गया है यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बता दी थी, अब इसमें डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे मैंने किस तरह से लिखा। ठीक है, ये पूरा ऐसे मैंने किस तरह से लिखा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये बोल, इसको अच्छे से पढ़ो किससे रिलेटेड है। कि ये है कि दिस इज मस्ट एवेटेड कोड, ये सबसे ज्यादा अवेटेड कोड है, इस टाइम पे होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि मान लो कि आपके पास हेडिंग हो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सिक्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, द इम्पेरेटिव ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो हमें दो चीज तीन चीजों का पता चल रहा है कि ये यूसीसी के चारों तरफ घूमेगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की जरूर बात करनी है। अब हम जैसे पहले ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस कर चुके हैं, सबसे पहले लास्ट के पेज पे जाना। लास्ट के पेज पे हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट में किसका, पूरे ऐसे का, कि क्या क्या लिखने जा रहे हैं, ये अपने पास सिर्फ 3 से 4 मिनट में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि सबसे पहले हम हुक पार्ट लिखेंगे। कौन सा पार्ट लिखेंगे, हुक पार्ट, कि यूसीसी से रिलेटेड। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस यूसीसी में कुछ पार्ट्स ऐड कर सकता हूँ कि ये यूसीसी क्या है। सबसे पहले यूसीसी की डेफिनेशन, ठीक है। और इसका हिस्टोरिकल, जैसे मैंने बताया था, हिस्टोरिकल से रिलेटेड पर्सपेक्टिव कि ये कहाँ से आया था। ठीक है, और इसका ये रिलीजियस पर्सनल लॉ से कैसे है अटैच्ड। ठीक है, और हुक्का मतलब ये अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, वाई नॉट। और लास्ट में एक कोट लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब देखो, अब रिलीजियस पर्सनल के साथ साथ ये स्पेशली इसमें लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड चीज जरूर लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन सा है। तो इसमें मैं लिखूंगा आर्टिकल 44 के बारे में, 14 के बारे में, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कानून के सामने समरसता या समता, बिफोर लॉ, क्योंकि ये फिर कास्ट रिलीजन इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और यूसीसी यही चीज हमें क्या बताता है अल्टीमेटली इसका वो है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में मैं क्या करूँ, ये मेरा हो गया क्या। अब इसको मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूँ। अब बॉडी पार्ट में जो मैं सिर्फ पॉइंट लिखा था इनको मैं लिखूंगा। सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, जस्ट पॉइंट लिख दिया। और बाकी के इसके कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। दूसरा, मान लो कि मैं लीगल रिफॉर्म के बारे में लिखूंगा कि क्या क्या लीगल रिफॉर्म है एंड चैलेंजेस है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है। ठीक है, व्हाई इट इज नीडेड। तो मान लो कि इसमें मैं पॉइंट बना सकता हूँ एक वीमेन से रिलेटेड, कि वीमेन को मिल जाएगी इसमें भागीदारी। और एक रिलीजियस मैटर से रिलेटेड, कि रिलीजियस मैटर में डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है औरतों के साथ में, जिसमें इनहेरिटेंस लॉ से रिलेटेड लिख दूंगा मैं। ठीक है, कुछ इसको लाने से क्या होगा, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज है वो फ्रेमवर्क करने में हमें जोर नहीं आएगा। समझ रहे हो। और ये जेंडर इक्वलिटी की बात करेगा, जो ऑलरेडी हम एज ए वुमेन के परस्पेक्टिव में लिखते हैं। तो इनके बारे में लिख देंगे। अब इसके बाद में मान लो कि ये यूसीसी का, अब मान लो मेरे को यहाँ तक पॉइंट आ गया। अब मेरे इर्द गिर्द पॉइंट चलेगा किससे रिलेटेड, कि ये जो यूसीसी है इसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है। ये आया तो होगा इंटरनेशनल लेवल से ना। तो हर टॉपिक में आपको ये तो जोड़ना ही है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, या मतलब वर्ल्ड लेवल का पर्सपेक्टिव क्या है।
समझ रहे हो। और ये कैसे कंपाइल करेगा, अगर मान लो कि क्योंकि ये यूसीसी है, ये रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो ये जो हमारे लीगल लॉ है इनके साथ कैसे कंपाइल करेगा ये, क्या इश्यूज होंगे हमारे साथ, क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो इश्यू क्या हो सकते हैं इम्प्लीमेंट के दौरान, कि मान लो कि रिलीजियस लोग भड़क जाएंगे। ठीक है, दूसरी है डाइवर्सिटी है हमारी इतनी बड़ी कंट्री में, किसकी, रिलीजन के बेसिस पे या कल्चरल डाइवर्सिटी, उसका भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, मेरा एक फॉर्मेट तैयार कर लिया और इस फॉर्मेट को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसी फॉर्मेट में मैं क्या करूंगा, ये ऐसे लिखूंगा। तो अब इस फॉर्मेट को हम यहाँ पे ऐसे में उतारते हैं, इस तरह से लिखा है मैंने, देखो। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक हुक पॉइंट लिखूंगा, कि हुक पॉइंट क्या है, कि अब यूसीसी तक मुझे जाना है। हुक पॉइंट में क्या होगा कि अटेंशन खींचना है, किसका, एग्जामिनर का। और ये यूसीसी को मैं कहाँ से ग्रेप करूंगा, अभी अटेंशन कैसे खींचूंगा, कि मुझे कुछ एक मुद्दा चाहिए, उस मुद्दे को जो कि यूसीसी से रिलेटेड हो और उसका अटेंशन खींच सके। ठीक है, लेकिन ये यूसीसी कब खींचेगी, जब हम अपनी किसी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, या तो नेशन के पर्सपेक्टिव में, या फिर कोई जेंडर के पर्सपेक्टिव में, या कोई रिलीजन के पर्सपेक्टिव में। अब यूसीसी है, तो यूसीसी तो नेशन का है ना, तो मैंने लिख दिया इंडिया बीइंग ए डाइवर्स नेशन, जो काफी वैदिक विविधता। अब मैं लिख दूंगा इसका कि जो यूसीसी का जो इसेंस है, अब देखो ये हुक पॉइंट है, इसका इसेंस क्या है, कि ये इंश्योर करेगा क्या, इक्वलिटी, जस्टिस, हार्मनी एंड रिलीजियस बाउंड्री, फोस्टरिंग ट्रूली इंक्लूसिव सोसाइटी। अब मैंने इसके पॉजिटिव व्यू में लिखा है, ये नेगेटिव व्यू में नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसको, ये और ये इम्पेरेटिव है, मतलब इसकी खुद पहले ऑलरेडी तारीफ कर रहा है। तो इसके नेगेटिव वे में आप शुरुआत मत करो, पॉजिटिव ही शुरुआत करनी। ठीक है, अब मैं उसके बाद में क्या कर दिया, आर्टिकल ले आया, कॉन्स्टिट्यूशनल है तो अब मैंने सबसे पहले हुक पॉइंट लिख दिया ये, कि ये क्या क्या करता क्या है एक्चुअली। अब मैं इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखूंगा, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 44 में है, लेकिन अब मुद्दा क्या है, इसको हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट। तो इसलिए डिस्पाइट constitutional provision, personal law are based on religious govern like marriage, divorce, inheritance and adoption। अब बोल रहे हैं कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी एक तो मैरिज का मामला हुआ, डाइवोर्स का मामला हुआ, और इनहेरिटेंस मतलब बाप की संपत्ति बेटी को मिलेगी या नहीं मिलेगी, और एडॉप्शन का मामला, ये हमेशा पर्सनल लॉ के बेसिस पे है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, समझ रहे हो ना। तो ये मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसमें जोड़ दिया, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन हिस्टोरिकल परसेप्शन से है, क्योंकि इनहेरिटेंस और मैरिज एक्ट 1956 जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, शरिया लॉ, डाइवोर्स ट्रिपल तलाक से रिलेटेड आ गया। इनहेरिटेंस मुस्लिम लड़कियों को उसके पिताजी से जो भी वारिस, जो भी इनहेरिटेंस मिलता है, वसीयत मिलती है, वो नहीं मिलती है। एडॉप्शन की आजकल क्योंकि एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी आ गई है, क्या उनको मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, एडॉप्शन उससे रिलेटेड। तो हमने हिस्ट्री, हुक पॉइंट और सारे पॉइंट्स को क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब मैंने एक कोड डाल दिया विक्रम सिंह का, जो कि आईएएस ऑफिसर है। ये बोल रहा है कि विदाउट ए यूनिफॉर्म सिविल कोड लेबलिंग इंडिया विद सेकुलर नेशन इज जस्ट इल्यूजन। यानी इन्होंने इसको इम्फेसिस, मैंने ऐसा कोड डाला है जो ये इम्फेसिस करे कि क्यों ये यूसीसी जरूरी है। हम जरूर यूसीसी की बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी बोला है कि सिक्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर यूसीसी आता है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलेगा। इसलिए मैंने इसकी तारीफ में लिखा है कि बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो इंडिया है, हम एक सेकुलर नेशन की कल्पना करना क्या है, एक इल्यूजन है, मात्र एक दिखावा है। और उसके बाद में मैं कुछ हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से और पॉइंट ऐड कर दिया कि यूएसए पहली कंट्री थी जिसके 50 स्टेट में यूसीसी लागू हो सकते हैं, और अपने भारत के परस्पेक्टिव में लिखें तो गोवा एक ऐसा स्टेट था जो सबसे पहले। अब मेरे यहाँ से स्टार्ट होती है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में मैंने सबसे पहले बोल, ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी तारीफ कर देते कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है।
तो हमेशा याद रखना, आप यहाँ पे नहीं लिखोगे कि ये बॉडी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये लिखना नहीं है। आप सिर्फ इतना डालो ये यहाँ, अब यहाँ से यहाँ तक देखो, कोई पॉइंट नहीं बनाया हुआ है, नहीं, समझ रहे हो? तो इसके बाद जैसे इंपोर्टेंस ऑफ यूसीसी डालोगे तो समझ आएगा कि यहाँ से इसका गेम स्टार्ट हो चुका है, एग्जामिनर खुद समझ लेगा। तो मैंने इंपोर्टेंस यहाँ पे लिख दिया कि इंपोर्टेंस ऑफ यूसीसी, और उसके बाद मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दी। और 2 लाइन ड्रॉ करने का मतलब होगा कि इसमें अंडर सब पार्ट्स आएंगे, क्या क्या है, मान लो कि सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को अपहेल्ड करते। अब मैं ये पॉइंट पहले क्यों लिखा, जेंडर जस्टिस नहीं लिखा, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल की बात कर रहा है, इसलिए मैं पहले इसको लाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑर्डर मेंटेन करना है, किसमें, बॉडी पार्ट में। यहाँ पे आप ऑर्डर मेंटेन नहीं करोगे तो चलेगा। हुक इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद में चाहे आप हिस्ट्री पहले लिखो, कोर्ट पहले लिखो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पहले लिखो, यहाँ पे कोई जरूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर करो जो मेन हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो मैंने लिखा कि ये जो यूसीसी है वो आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग क्या है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ को इंश्योर करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी प्रिंसिपल हो, और ये सेकुलरिज्म और जस्टिस को भी फायदा पहुंचाएगा। ठीक। दूसरा, हमेशा ऑर्डर में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। तो सबसे, अगर हम बात करें, सबसे प्रॉब्लम कौन सी, मतलब कम्युनिटी क्यों आती है, तो वीमेन को आती है, जिनकी दयनीय स्थिति है समाज में। तो जेंडर जस्टिस की बात कर दिया मैंने कि यूसीसी एबोलिशेस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, प्रोवाइड्स लीगल राइट्स अपॉर्चुनिटी फॉर मेन एंड वुमेन। ठीक है, कि इससे जेंडर जस्टिस मिलेगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया कि जेंडर जस्टिस यूसीसी आने से कैसे मिलेगा, कि ट्रिपल तलाक चला जाएगा, तलाक सभी के लिए सेम लो, इनहेरिटेंस के लिए सभी का सेम लो, मुस्लिम वीमेन को नहीं मिलता। और हिंदू सक्सेशन लॉ की बात करेंगे कि हिंदू सक्सेशन मतलब बेटी को 1956 के अकॉर्डिंग नहीं मिलता था, बाद में मिलने लग गया। अब किस तरह से मिलना चाहिए, कितना परसेंटेज मिलना चाहिए, ये सब। फिर मैं बात करूंगा, ये हो गया। अब रिलीजन को सबसे लास्ट में रखो हमेशा, रिलीजन का इंपॉर्टेंट हमेशा सबसे लास्ट में देना चाहिए, उससे पहले आप बात करो नेशन। सबसे पहले आप जिनकी भी स्थिति दयनीय है, फिर आप सेकुलरिज्म मतलब नेशन लेवल पे कि ये सेकुलरिज्म को हारमोनियस को एग्जिस्टेंस बता, सेकुलरिज्म बढ़ाता है और सभी लोग एक साथ रह पाएंगे। मान लो कि यूसीसी आ जाता है तो हिंदू मुस्लिम के लिए सेम लॉ होगा, और हिंदू ये नहीं बोलेंगे कि ये सीरिया कानून पे क्यों बेसिस है, और ये मुस्लिम ये नहीं बोलेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट इसके अकॉर्डिंग क्यों हो रहा है 1956। तो इन दोनों कम्युनिटी या जितने भी डिफरेंट कम्युनिटी है और अनदर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, सभी के लिए सेम लोग होगा। तो सेम लोग होगा तो इन सभी को एक साथ रहने की हैबिट हो जाएगी, सभी एक ग्रुप समझेंगे। तो ये क्या करेगा, ये यूनिटी फोस्टर करेगा। क्योंकि जो भी कल्चरल बिहेवियर आता है या प्रमोटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऐसे लगेगा कि हाँ सब एक ही है, और कोहेजननेस आएगा अमंग डाइवर्स कम्युनिटीज। अब कोई मैंने कोट अगर मुझे याद आ गया तो मैं कोट डाल दिया अम्बेडकर कि यूसी, अम्बेडकर जी कहते हैं कि यूसीसी इंश्योर करते हैं नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन प्रैक्टिस प्रोमोटिंग इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म इन डाइवर्स, कि यूसीसी से सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस ही पर बेसिस नहीं होगा, ये हमारे बीच में इक्वलिटी और सेकुलरिज्म को भी लाएगा सोसाइटी में। ये अम्बेडकर जी होते हैं, क्योंकि अम्बेडकर जी वन ऑफ द बेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थे। तो इनका बहुत मैटर करता है, कोई भी कोड डाल दो, गांधी जी का डाल दो, नेहरू जी का डाल दो। अब मैं डाल दिया। अब यूसीसी की क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले ये सिंप्लीफाई करेगा ईज ऑफ का। अब मुझे बताओ, यूसीसी आ जाएगा, सबके लिए सेम लॉ बन जाएगा, एक बॉक्स में सारे लॉ लिखे जाएंगे। तो हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए अलग अलग लॉ की जरूरत नहीं होगी, सभी एक हो जाएंगे और ये कंपाइल हो जाएगा। तो जो भी जस्ट जुडिशरी है उनको अलग अलग जो कानून है उनको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बोल रहा है कि अगर यूसीसी एक बार इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये जितने भी लीगल लॉज है वो सभी के लिए सेम होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ चाहे उनकी कोई भी कम्युनिटी हो, और सभी के लिए जस्टिस का काम करेगा। मान लो कि हिंदू की लड़कियों को तो इनहेरिटेंस मिल गया, मुस्लिम लड़की को नहीं मिला, तो मुस्लिम लड़की के साथ तो क्या हो गया, गलत व्यवहार हुआ। तो यूसीसी आने से अगर इनको मिल जाएगा तो सबके लिए जस्टिस मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कैसे हो जाएगी,
गवर्नमेंट को भी ये लॉ इम्प्लीमेंट करने में टाइम नहीं लगेगा। मान लो कि विमेन के लिए लॉ लाना है कुछ गवर्नमेंट को, तो वो एक साथ सिर्फ ऐसे लिख देंगे विमेन के लिए ये पर्टिकुलर लॉ है। उनको मेंशन नहीं करना पड़ेगा कि हिंदू के लिए ये होगा, मुस्लिम के लिए ये होगा, क्रिश्चियन के लिए ये होगा। समझ रहे हो? उनको अलग अलग विमेन और अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे लोन लाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत इफिशियंट बनाएगी। अब मैंने यहाँ पे फायदे लिख दिए, तो अब मैं लिखूंगा चैलेंजेस। अब चैलेंजेस के नीचे में डबल लाइन खींच दिया और इनके जितने पॉइंट होंगे उनके नीचे सिंगल लाइन। तो चैलेंजेस क्या है, और क्योंकि यूसीसी लाने से पहले ही कंट्रोवर्सी बन गई, तो मैंने साथ में कंट्रोवर्सी का पॉइंट भी जोड़ दिया कि ये कंट्रोवर्सी क्यों है। चैलेंज, कंट्रोवर्सी होने की वजह से ही तो चैलेंज होगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो क्या है, सबसे पहले रिलीजियस अपोजिशन, कि जैसे यूसीसी आएगा तो पता नहीं अलग अलग धर्म के रिलीजियस लीडर है या रिलीजियस लीडर है वो क्या करेंगे, इसको अपोज करेंगे कि ये नहीं आना चाहिए, ये हमारे बेसिक जो रिलीजियस एथोस है उसको इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। समझ रहे हो? वो रिलीजियस फ्रीडम को छीन रहा है। तो ये रीजन हो सकता। अब ये चैलेंज है, तो इसको वे फॉरवर्ड में इस चैलेंज को हम कैसे दूर करेंगे वो देखेंगे। तो देखो ये रिलीजियस अपोजिशन है, तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं कि कौन कर रहा है ये, देखो ये कर रहा है रिलीजियस लीडर। तो क्यों नहीं हम रिलीजियस लीडर को भी बिठा ले स्टेक होल्डर बनाने। जब हम यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे तो इनको भी बुला लेंगे, और जितने भी स्कॉलर है इससे रिलेटेड या जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उनको बुला लेंगे, इनसे ही पूछेंगे। मतलब एक तरह से वोटिंग वाला सिस्टम कर लेंगे, तब जाके यूसीसी कर लेंगे। तो ये हो गया ना, रिलीजियस ऑपोजिशन को हम क्या कर सकते हैं, सरपास कर सकते हैं। अब बोल रहे कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। अब ये मैंने क्यों लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, तो मैं इसलिए जानबूझ के लिखा, एक तो मैंने बेनिफिट में लिख दिया, और एक मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज में लिखा। ये इसलिए क्योंकि हमारा टॉपिक का जो मेन टाइटल था वो कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड था, तो मैंने इसको इसमें भी दिखा दिया, इसमें भी दिखा दिया। इसमें बेनिफिट कैसे हो सकता है, इसमें चैलेंज कैसे लगता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज कैसे हो सकता है कि मान लो कि आर्टिकल 25 से लेके 30 के बीच में रिलीजियस माइनॉरिटी को क्या क्या फायदे हैं, उन वो अपने रिलीजियंस जित प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर को किसी भी तरीके से। तो क्या पता उनके ये यूसीसी आने से उनमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए, तो उसकी बात हो। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, कि जुडिशियल, मान लो कि सीरिया लॉ आ गया और हमको यूसीसी लाना है, तो सीरिया लॉ को किस तरह से इंटरप्रिटेट करे कि उनके साथ एक कोऑपरेशन बना सके। तो यूसीसी का वैलिडेशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या होगी, ये भी तो चैलेंज है ना, कि क्या ये सही है या गलत है। तो और कोर्ट को क्या करना पड़ेगा कि एक बैलेंस बनाना पड़ेगा किसके बीच में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल लॉ के बीच में और रिलीजियस फ्रीडम के बीच में। समझ रहे हो? मान लो कि शादी में ऐसे हो गया कि आज के बाद में बारात नहीं आनी चाहिए, बारात का खर्चा खत्म, लड़का लड़की कोर्ट में जाके शादी कर, ये यूसीसी में लिख दिया गया। तो फिर तो हिंदू खड़े हो जाएंगे कि बारात नहीं जाएगा तो हमें तो मजा ही नहीं आएगा। हमारे तो कुछ पर्सनल वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, बाराती जाते हैं, लड़की वाले आते हैं, जूता छुपाई रस्में, वो तो खत्म ही हो जाएगी। तो इस चीज को, चैलेंज को स्ट्राइक करना भी कि किसके बात में है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के हाथ में। अब बात करते हैं कि डाइवर्सिटी पे कैसे इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत काफी डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स इन्वायरमेंट के बेसिस पे भी है, तो कल्चरल के बेसिस पे भी है। तो ये डाइवर्सिटी है कि मुस्लिम की रमजान का महीना होता है, इसमें ये प्रोसेसिंग होगी, ईद के दिन ये जो भी त्योहार मनाया जाता है, हिंदू में दिवाली के दिन ये सब कुछ होगा, होली के दिन ये सब कुछ होगा। और मान लो केरिया पट्टू, जलिया पट्टू, ये जितने भी साउथ इंडिया के जो मेले होते हैं या फंक्शन या फेस्टिवल होते हैं, इसमें ये सिस्टम होगा। सभी के लिए एक सिस्टम बना दिया गया है कि इसमें किसी भी तरीके से एनिमल को हार्म नहीं होना चाहिए। तो ईद के दिन बकरे नहीं काट सकते, ये जलिया कट्टू इनके दिन ये जो भी बुल रेस होती है ये नहीं हो सकती। समझ रहे हो? और होली और दिवाली के दिन पटाखे नहीं जला सकते,
क्योंकि ये भी तो एनिमल को हार्म पहुंचा रहा है ना। तो ये तो सारे ये रिलीजियस जो फ्रीडम है इसको तो क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को खत्म कर रहा है ना यूसीसी। तो हम यूसीसी, तो कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं कि इस तरह से होमोजीनियस कल्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी, ट्रेडिशन ऑफ वेरियस कम्युनिटी में रिलीजियस लीडर अपोजिट, ये इम्पैक्ट है डाइवर्सिटी, क्योंकि ये डाइवर्सिटी को खत्म करना भी कर सकता है, इसलिए इस डाइवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। फिर मैंने बोला ना, हर चीज में एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव तो डाल, जैसे मैंने पहले ही, हमने जब इसको फॉर्म कर रहे थे तो मैंने लिखा था कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव तो हर चीज में डालो, हर ऐसे में आना चाहिए। मान लो कि यूसीसी से रिलेटेड आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिलेट नहीं पता, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, कभी कभी आप ह्यूमन राइट कमीशन को दे दो, कभी कभी डब्ल्यूएचओ को दे दो, ये इसमें यूज नहीं होगा, लेकिन अलग अलग जितने भी एसेज आएंगे डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, तो इनको कोट कर सकते हो और इनका क्या कहना है इसको भी आप कोट कर सकते हो और इनका क्या पर्सपेक्टिव है उनको बता सकते हो। तो ये बोल रहे कि सेवरल सेकुलर कंट्री, अब कौन कौन सी कंट्री, फ्रांस ने भी अडॉप्ट किया है, टर्की ने भी अडॉप्ट किया है और इम्प्लीमेंट किया यूसीसी को, उन्होंने बताया है कि इससे ना हमारे देश में फिजिबिलिटी आई है, बेनिफिट हुआ है इस सिस्टम से। तो अगर बेनिफिट हुआ तो इंडिया को भी बेनिफिट होना चाहिए। तो हम इस यूसीसी को इस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि ये जितनी ग्लोबल एक्सपीरियंस है, मतलब ये तो हमेशा दिमाग में रखो, ये सेंटेंस तो और ये पैराग्राफ तो आपको हर चीज में लिखना है, ये तो इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसे आए वहां पे इंटरनेशनल और नेशनल पर्सपेक्टिव डाल दो, और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में पहले बता दो कि कौन सी संस्था या कौन सी कंट्री या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन सा कह सकते हो आप गवर्नमेंट ने ये सब इम्प्लीमेंट किया। मान लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो उन्होंने ये इन्वायरमेंट में लिया, डेनमार्क इसलिए टॉप पे आता है, एसडीआई इंडेक्स में इसलिए टॉप पे आते हैं, और उनसे सीख के इंडिया क्या इम्प्लीमेंट कर सकता है। मतलब फ्रॉम ग्लोबल एक्सपीरियंस कैन हेल्प इंडिया नेविगेट द चैलेंज एंड डिजाइन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल यूसीसी टेलर। तो ये सेंटेंस तो हमेशा आपको एक ऐसे में लिखना ही चाहिए कि वहां से हम सीख कि क्या किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर है कि पब्लिक डिस्कोर्स एंड रिफॉर्म की बात करते हैं। देखो, ये जो इश्यू है पब्लिक डिस्कोर्स, ये एक्सेप्ट टेररिज्म, टेररिज्म के अलावा कोई भी, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, वुमेन से रिलेटेड हो, या फिर कोई लॉ इम्प्लीमेंट करने से रिलेटेड हो, या मान लो कि जुडिशरी से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, इन सब में ये पॉइंट तो आपको लिखना है, पब्लिक डिस्कोर्स एक्सेप्ट दिस। टेररिज्म से रिलेटेड पब्लिक को पूछ के थोड़ी ना करेंगे सिक्योरिटी टेरर। तो पब्लिक डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है कि एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए और कम्युनिकेशन होना चाहिए विद इन ए सोसाइटी, ठीक है, चाहे वो आइडियाज की हो, कोई पॉलिसीज की हो, या कोई भी मैटर हो पब्लिक कंसर्न से रिलेटेड, इनके बारे में आप पब्लिक डिस्कोर्स एंड रिफॉर्म, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो हमेशा। तो दो पॉइंट हो गए, एक तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव और एक पब्लिक डिस्कोर्स, ये आप हर ऐसे में चिपका सकते हो। तो हम लिख देंगे क्यों जरूरी, तो ये जरूरी इसलिए कि इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड डिस्कोर्स ऑन जेंडर इक्वलिटी, इंडिविजुअल राइट हैव प्रॉपर कॉल्स फॉर यूसीसी रिफॉर्म्स और प्रोग्रेसिव डिसीजन लाइक शाहबानो अब इसमें एक कोई भी मतलब एग्जाम्पल डाल दो, क्योंकि आप केशवानंद भारती काफी सारे जो भी केस है उनके बारे में पढ़ते हो, या वर्डिक्ट्स के बारे में, उस वर्डिक्ट्स को डाल दो कि जैसे शाहबानो केस में कोर्ट ने जो प्रोग्रेसिव डिसीजन लिया, मतलब उस अर्जेंसी को देख के जो भी लीगल रिफॉर्मेशन किया, उस तरह से इसको यूसीसी की भी अर्जेंसी देख के लीगल रिफॉर्मेशन की जरूरत है। अब देखो, वे फॉरवर्ड जो हमने प्रॉब्लम बताई थी उसको मैंने वे फॉरवर्ड में लिख दिया। अब लेकिन इसको लिखते समय ना एक अलग लैंग्वेज में आप पॉइंट बनाओ, सेम लैंग्वेज में पॉइंट बनाना ठीक नहीं है। अब मान लो कि हमने ये बोला है कि रिलीजियस अपोजिशन हुआ, तो रिलीजियस अपोजिशन के लिए मैंने क्या लिखा है, मैंने इसको इस तरह से लिखा कि इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, प्रोस्पेक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी और ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन, पीरियोडिक रिव्यू।
तो मैंने इसको डायरेक्ट नहीं लिखा यहाँ पे कोई कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते, क्योंकि आप सेम पॉइंट लिखोगे ना तो ये काफी मोनोटोनियस और बोर्डम हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिखो, थोड़ा कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में और प्रोफेशनल लैंग्वेज में। तो मैंने, और ये एक पॉइंट है जो आप काफी टाइम यूज कर सकते हो कि इंक्लूसिवनेस तो होनी चाहिए हर चीज में, और कोई भी प्रोसेसिंग, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हो, वुमेन से रिलेटेड हो, लॉ जस्टिस किससे भी रिलेटेड हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि जब तक जनता को नहीं पता चलेगा कि इश्यू क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं बनाओगे, तब तक तो कोई भी चीज का समाधान नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी लो कानून ले आओ। मान लो फार्मर्स बिल लाए, जब तक फार्मर्स को समझ नहीं आया, तो ट्रांसपेरेंट नहीं रखा, तो वो उसको रिपील करना पड़ा। वो सही था वो गलत था वो अलग मुद्दा है, समझ रहे हो। लेकिन उसका अगर अपोजिशन हुआ तो रीजन पता करो कि हो क्यों रहा है। अगर फार्मर गलत है तो उनको समझाओ, अगर आप गलत हो तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करो। तो ये एक पॉइंट है जो आप मैक्सिमम ऐसे में यूज कर सकते। तो फॉर्मुलेशन ऑफ यूसीसी शुड इन्वॉल्व वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर लाइक रिलीजियस लीडर्स, वुमेन एंड स्कॉलर एंड एक्सपर्ट्स। जो रिलीजियस लीडर अपोज कर रहे थे उनको बुला लिया मैंने। अब अब दूसरा वे फॉरवर्ड क्या है कि यूसीसी को जब भी इंप्लीमेंट करे तो रिलीजियन और रिलीजियस डाइवर्सिटी का क्या ध्यान में क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने ये लिख दिया कल्चरल डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट। और क्योंकि आपको 600 वर्ड में लिखना है तो आप इतना भी लिख दोगे ना तो समझ जाएगा वो क्या कहना चाहता है, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये यूपीएससी का तो है नहीं, यूपीएससी वाले में आपको एग्जाम्पल भी लिखना पड़ता और बड़ा बड़ा करके लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें 1200 वर्ड्स में लिखने होते हैं, लगभग 8 से 9 पेज बढ़ जाता है। ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन, अब देखो ये एक चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर चीज में काम आएगी कि एकदम से सडन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस थिंग। हालांकि कुछ कुछ चीजों में ठीक है, लेकिन अगर इसका ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन करें ना यूसीसी का फेज्ड मैनर में, कि चलो आपका पहले ट्रिपल तलाक हटा दिया गया, दूसरा हिंदू लड़कियों की शादी में दहेज हटा दिया गया, अगर ये चीज धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजों को मिटाया जाए तो इट विल बी द बेटर, टेकिंग इनटू द अकाउंट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेंसिटिविटी। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मुद्दा है, इन दोनों को ध्यान में रख के, क्योंकि एकदम से लगा दोगे तो सड़क पे आ जाएंगे लोग, सीधी सी बात है। फिर है पीरियोडिक रिव्यू एंड इवोल्यूशंस। अब मान लो ये जो पॉइंट हम मैक्सिमम टाइम यूज कर सकते हैं किस चीज में, कुछ भी चीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वुमेन से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, पोल्यूशन से रिलेटेड, हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया लेकिन उसका रिव्यू नहीं किया। तो पीरियोडिक सर्वे इज वन ऑफ द मेजर थिंग। रिव्यू लेंगे, देखेंगे कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो दोबारा से इसको क्या करो, मॉडिफाइड करके इम्प्लीमेंट करो। तो ये एक पॉइंट है जो आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। तो ये जो मैं स्टार बना रहा हूँ ना, इनको आप अलग से लिख लो कि ये यूज कर लेंगे जब आपको कुछ समझ नहीं आए कि हम लिखे क्या, तब ये यूज कर सकते। तो मैंने लिख दिया कि वंस एक बार अगर यूसीसी इंप्लीमेंट हो गया ना, तो उसका पीरियोडिक रिव्यू करना बहुत जरूरी है, और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है इसको इवेल्युएट करना भी जरूरी है। मैक्सिमम जेंडर इक्वलिटी में, क्योंकि सबसे दयनीय स्थिति तो किसकी है, विमेन की है ना, तो मैंने जेंडर इक्वलिटी भी ध्यान देना। अब कंक्लूजन में आपको कभी नहीं लिखना कंक्लूजन, ठीक है, क्योंकि टीचर खुद समझ आएगा। या फिर आप लिख सकते हो, ये स्टार नहीं डालना, आप लिख सकते हो इन कंक्लूजन, मतलब आप उसको इम्फेसिस करवा रहे हो एग्जाम को कि हाँ भाई मेरा कंक्लूजन स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से लिखना है, इन कंक्लूजन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, मतलब इसको इसी लाइन में जोड़ना है, इसके आगे ये सब नहीं लिखना है, समझ रहे हो। आप कोमा लगा सकते हो इन कंक्लूजन में क्या कहता हूँ। अब देखो कंक्लूजन में मैंने क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड किया था उस चीज का देखो। मैं आपको कल पहले वाले वीडियो में ये बताया था कि किस किस पॉइंट पे मुद्दा होना चाहिए, कि जितने भी की पॉइंट है उसका क्या होना चाहिए, समराइज होना चाहिए। दूसरा, वे फॉरवर्ड का प्रोस्पेक्ट, किस तरह से वे फॉरवर्ड करोगे। तीसरा, कॉल ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कॉल ऑफ एक्शन हमेशा
कंक्लूजन पार्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इन तीनों चार चीजों का क्रक्स मिला के ही कंक्लूजन लिखा हूं। तो सबसे पहले की पॉइंट डाल दिया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी जस्ट नॉट मेयरली लीगल रिफॉर्म, ये सिर्फ लीगल रिफॉर्म ही नहीं है, एक ये मोरल इंपेरेटिव। अब देखो ये वर्ड है ना, ये वर्ड मैं कहाँ से लाया हूँ, हमारे टाइटल को अगर आप ध्यान से देखोगे यूसीसी वाले, तो उसमें लिखा गया कि इंपेरेटिव यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल, तो वहां से मैंने उस वर्ड को उठा दिया, क्योंकि मैं बोला ना की पॉइंट, इसका की पॉइंट क्या है, इंपेरेटिव रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी जस्टिस एंड इंडिविजुअल राइट्स, ये है इसके की पॉइंट्स, इसका यूसीसी का, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिस्ट करता है। ठीक, अब वे फॉरवर्ड क्या है, मैंने बोल दिया कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस है, लेकिन हम कंसर्न अगर एफर्ट्स कंटिन्यू रखेंगे कंसर्टेड और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लाएंगे, तो जो भी और लीगल वे में नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, और अब क्या क्या कॉल ऑफ एक्शन है हमारा, तो मैं लिख दिया सोशल एंड कल्चरल complexity और realizing the vision of a just and inclusive society governed by a uniform set of civil law। तो इस तरह से हमारा कोई भी ऐसे हम लिख सकते हैं। ये आधे घंटे का वीडियो हो गया, हर दिन हम ऐसे ही तीन चार, अगर हम चार ऐसे डिस्कस कर लिए ना इस तरह से, तो आप कोई ओनली फोर ऐसे, तो आप कोई भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लिखा जाए। इसको बोलते हैं साइंटिफिक अप्रोच। बस ओनली चीज, ओनली थिंग यू नीड टू वरी अबाउट योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और आप फास्ट लिखना चाहिए और कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, सो डेली हम अब इसके बाद में हिंदी में भी एक वीडियो डाल दूंगा इसका, और आप देख सकते हो और लर्न कर सकते हो, मेरे साथ इसको लिखो, चेक कर लो कि 600 वर्ड्स कितने पेज में आए। ठीक है, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक जरूर करो, अगर पसंद आया है तो कमेंट भी करो।